गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे फिजिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर, जिसमें कि आप लोगों को फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो कि बेसिक्स क्वेश्चंस आपके जनरल कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। बेसिकली आज हम लोग कुछ यूनिट्स पर डिस्कशन करेंगे कि उसका उस यूनिट्स का जो हम लोग कोई जैसे कोई क्वांटिटीज है, कोई मात्रक है या कोई राशियां हैं, उनका जो ऐसा यूनिट बना वो कैसे बना, वो किस फॉर्मूले पे बना और उसका वैल्यू कितना होता है। तो कुछ छोटे छोटे क्लूज, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि आपको आज की क्लास में बताया जाएगा। आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग आज की क्लास में जो कि बेसिकली रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और पॉलिटेक्निक और आईटीआई का जो एग्जाम आने वाला है आपके सर के ऊपर है, तो वहां आपको कुछ बिल्कुल बेसिक या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां तक मेरा मानना है। और उस क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड ऐसा होता है कि वो ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बेसिक 9th 10th बेस्ड पर क्वेश्चंस होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इसी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियां, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा भौतिक राशियां के बारे में, कि भौतिक राशियां जितने भी आप लोग राशियां देख रहे हैं, क्वांटिटीज देख रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले जानना है कि भौतिक राशियां जो होती है ये दो तरह की होती है। पहला आधारी राशियां और दूसरा व्युत्पन्न राशियां। आधारी राशियां मतलब बेसिक क्वांटिटीज। बेसिक कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आधारी राशियां होगी वो स्वतंत्र होती है, मतलब उनको और किसी दूसरी राशि से कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा आधारी राशियां। मतलब इसको सिर्फ अपने आप से मतलब होता है ना, यही इसका एक आधार है, स्वतंत्र होती है ये राशियां। इसीलिए इसको हम लोग बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं। और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये किसी दूसरे से मिलकर बना हुआ है, मतलब कि व्युत्पन्न राशियां जो होती है वो आधारी राशियों पर निर्भर होती है। जैसे कि हम लोग को जानना है कि आधारी राशियां जो होती है ये अभी के समय टोटल 7 है। मतलब कि आधारी राशियां जो भी हम लोग लिखने जा रहे हैं उनको आप देखेंगे कि उनको और किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र होती है। जैसे कि आपको याद रखना है कि आधारी राशियां अभी कुल 7 है, और उस 7 का हम लोग नाम लिखेंगे उस राशियां का, और उसके जो मात्रक हैं, उसकी जो यूनिट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न राशियां। आप देखेंगे कि जब व्युत्पन्न राशियां हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये राशियां जो होती है ये मुख्य रूप से आधारी राशियां पर निर्भर होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ आधारी राशियां पहले हम लोग लिखते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप आधारी राशियां में सबसे पहले आप लिख सकते हैं लंबाई। सबको पता है लंबाई, द्रव्यमान, ताप। आपको पता होगा कि लंबाई का मात्रक क्या होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, हम लोग इसे m द्वारा इंडिकेट करते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। ताप का मात्रक आपको पता ही होगा, केल्विन होता है। केल्विन को हम लोग के द्वारा इंडिकेट करते हैं। उसी तरह से विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। हिंदी में लिख देता हूं एम्पियर। कुछ कुछ बच्चे को पिछली वीडियो में ये प्रॉब्लम था कि सर थोड़ा आवाज का जो क्वालिटी था वो थोड़ा कम है। तो मैं बता दूं कि ये जो यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये हमारे फोन से रिकॉर्ड हो रहा है, और इसमें माइक यूज नहीं किया जा रहा है। अगर माइक यूज किया जाता तो वीडियो का क्लियरेंस, साउंड क्वालिटीज ये थोड़ा अच्छा होता। तो हम कोशिश करेंगे कि साफ साफ बोले और थोड़ा आगे से बोले, ताकि हमारा जो मोबाइल फोन का जो माइक है वो उसको साफ साफ कैच कर सके। और कुछ कुछ बच्चे का ये भी कमेंट्स था कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए, तो आज हम कोशिश किए थोड़ा पहले की तुलना में बड़ा लिखने का। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक आपको पता होगा क्या होता है एम्पियर, और एम्पियर को हम लोग ए द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुल 7 है, 4 हुआ
और 3 अब जगह बचा नहीं है तो चलिए इसको कहीं और एडजस्ट करेंगे। तो फिलहाल ये हम समझा दिए आधारी राशियां हैं। आप देख रहे होंगे इनमें से जितनी भी राशियां लगी, चाहे 4 राशि लिखी है, 3 राशि भी और छोड़े हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। अब आते हैं कुछ व्युत्पन्न राशियों पे। व्युत्पन्न राशियां मतलब इनको बनाने के लिए आधारी राशि की सहायता ली जाती है। ओके, मतलब ये अपने आप पर निर्भर नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम एक यूनिट लिख रहे हैं, मतलब एक राशि लिख रहे हैं जिसका नाम है क्षेत्रफल। चलिए आप लोग जानते होंगे कि क्षेत्रफल, अगर आयत को कंसीडर कीजिए तो आयत का क्षेत्रफल पता होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होती है, पता है कि? और लंबाई की जो मात्रक होती है वो मीटर होती है, और चौड़ाई की भी मात्रक मीटर, इसीलिए तो पढ़ा मीटर स्क्वायर, m गुना m मीटर स्क्वायर, m गुना m स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि हम लोग को क्षेत्रफल जो कि व्युत्पन्न राशि है, इनको डेरिवेट करने के लिए, इनको बनाने के लिए हम लोगों को आधारी राशि पर जाना पड़ा, मतलब कि ये आधारी राशियों पर निर्भर करती है। ओके, तो हम लोग और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आधारी राशियों का और व्युत्पन्न राशियों का। तो फिर ये हुआ आपका, हमने बेसिक बताया कि आधारी राशियां कैसी होती है, 4 लिखा, 3 और लिख दूंगा, और फिर व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। जैसे कि आइए हम लोग और भी देखते हैं, जैसे कि कहां एडजस्ट करें, चलिए आगे देखेंगे। तो और हम लोग को जानना है मात्रक की पद्धतियां कितनी है। आपको पता होगा कि मात्रक की 3 पद्धतियां होती है, 3 एरो हमने यहाँ पे बनाया है। तो मात्रक की 3 पद्धतियां होती है जिसे हम लोग इंडिकेट करते हैं। एक को बोलते हैं सीजीएस पद्धति, सीजीएस, और आपको पता होना चाहिए कि सीजीएस पद्धति को मीट्री पद्धति भी कहते हैं, मीट्री पद्धति। दूसरा होता है एफपीएस, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ओके, और सीजीएस एफपीएस तीसरा हो जाएगा एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमने जो 3 राशियां लिखी है, यहाँ पे सीजीएस इसे कहते हैं सी फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या हुआ? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। आपको पता होना चाहिए सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। तो सेंटीमीटर किस चीज को हम लोग सेंटीमीटर में मेंशन करते हैं, मेजर करते हैं। तो आपको पता होगा कि सेंटीमीटर लेंथ का ही यूनिट है, छोटा यूनिट है, उससे भी छोटा मिलीमीटर, ठीक है। तो सी से सेंटीमीटर मतलब लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, जी फॉर ग्राम, ग्राम द्रव्यमान से भी छोटा होता है। तो मतलब कि द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में मेंशन करेंगे, और एस फॉर सेकेंड, सेकेंड किसके लिए? समय के लिए, ठीक है। एक आ जाइए अब एफपीएस में, इसे इंग्लिश में कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड, मतलब कि लंबाई को फुट में मेजर करेंगे, है ना, 1 फुट 2 फुट होता है ना। पी फॉर पाउंड, द्रव्यमान को पाउंड में मेजर करेंगे, और एस यहाँ पे सेकेंड के लिए आएगा, ठीक है, मतलब समय को सेकेंड में मेंशन करना है। थर्ड है एमकेएस, इसे कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस पद्धति को मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति भी कहते हैं, मतलब लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा टॉपिक था। मात्रक की पद्धतियां आप लोगों को ये याद रखना है कि सीजीएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से। ब्रिटिश पद्धति के नाम से एपीएस को जाना जाता है, ओके, और ये तीसरी थी एमकेएस। अब ध्यान देने वाली बात है जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पीछे प्रीवियस क्वेश्चन बैंक्स को देख सकते हैं, पिछले साल ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन की जितनी भी एग्जामिंग हुई थी, आप लोग देखते होंगे उसमें से यूनिट से हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आया था। या तो डायरेक्ट उसका यूनिट पूछा जाता था, या नहीं तो उसका वैल्यू लिखा जाता था और पूछा जाता था कि ये किसके इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है। तो चलिए फटाफट हम लोग अब इसको डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है दाब, इसे हम लोग प्रेशर कहते हैं। प्रेशर मतलब दाब, और दाब का फॉर्मूला क्या है? दाब बराबर आपको पता होना चाहिए, ये होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल को हम लोग F द्वारा इंडिकेट करते हैं, फोर्स, और क्षेत्रफल को A लिखते हैं। मतलब कि हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आइए मात्रक में, ये तो फॉर्मूला था, मात्रक में F क्या है? फोर्स, फोर्स मतलब बल,
मात्रक होता है न्यूटन। याद रखना है आपको, पता है बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन। और क्षेत्रफल ए द्वारा इंडिकेट करते हैं एरिया, और एरिया जब भी निकलेगा वो मीटर स्क्वायर में। किसमें निकलेगा? मीटर स्क्वायर में। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हम लोग निकाले लिखते हैं ना कि जब हम लोग, अच्छा सॉरी मिट गया, तो ध्यान रखना है कि एरिया जब भी निकलेगा वो मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको पढ़ेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसका है? प्रेशर का है। उसी तरह से ताप का तो पता ही होगा। ताप जो है ये आधारित राशि है और इसका मात्रक केल्विन होता है। ध्यान रखना है केल्विन को के द्वारा इंडिकेट करते हैं, इसमें डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, डिग्री नहीं लगाना है आपको। उसी तरह से घनत्व, किसी चीज का घनत्व जब निकालते हैं तो वो द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब द्रव्यमान को आयतन से भाग दीजिएगा तो वो किसी चीज का घनत्व कैलकुलेट करेगा। घनत्व को हम लोग इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। तो द्रव्यमान आया तो द्रव्यमान का यूनिट आएगा केजी, और आयतन जब भी निकलेगा ये मीटर क्यूब में निकलेगा। किसमें निकलेगा? मीटर क्यूब में। ओके, जैसे क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है ना, उसी तरह किसी चीज का आयतन निकालते होंगे, चाहे घन हो घना हो, वो हमेशा मीटर क्यूब में आता होगा। उसी तरह से लंबाई, दूरी हो या लंबाई हो, लंबाई का एसआई मात्रक तो मीटर होता है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। और एक चीज ध्यान रखना है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो क्या होता है? पार्सेक। बहुत बड़े बच्चे को पता भी नहीं था, आप लोग जाते होंगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो बता दूं कि किलोमीटर से भी बड़ा होता है प्रकाश वर्ष। क्या होता है? प्रकाश वर्ष, जिसे हम लोग इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं। और आप यहीं पे नोट कर सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक प्रकाश वर्ष मींस लाइट ईयर, उसका वैल्यू को पता है कितना होता है? 9.46 into 10 to the power 12 किलोमीटर। आप नोट करके से लिख सकते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। तो ये बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा वैल्यू है। और इससे भी बड़ा होता है, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पार्शिक। ओके, तो सबसे याद रखना है आपको कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो पार्शिक होता है। नोट करके आप कहीं लिख सकते हैं, इसको मिटा दें। अभी और भी 3 जहां जगह बचेगा, 3 को भी हम लोग यहाँ पे फिर से 3 यूनिट जो बचा हुआ था आधारी में, उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो वो कहाँ चला गया, कहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे? हाँ, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। तो नोट करके हैशटैग लिख सकते हैं आप लोग, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्शिक। आपको पता होना चाहिए कि एक पार्शिक कितना होता है, ये भी याद रखना है। एक पार्शिक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये भी आई है, आप नोट करके इसको लिख सकते हैं। देख सकते हैं आप, एक प्रकाश वर्ष में सोचिए 9 पॉइंट, इसको 10 ही मान सकते हैं, और उसके बाद 12 जीरो दीजिए, उतना किलोमीटर कंसीडर कीजिए कितनी। इसीलिए जितनी भी जो खगोलीय पिंड होती है उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उसको हम लोग प्रकाश वर्ष में मेंशन करते हैं। और इससे भी बड़ा है पार्शिक, मतलब कि 3.26, यहाँ पे पूछ रहे तो गुना समझिए, और प्रकाश वर्ष का वैल्यू इतना होता है। तो समझ सकते हैं आप, अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पार्शिक कितना बड़ा होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चाल बराबर सबको पता होगा, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को हम लोग s लिखते हैं जनरली, और समय को t लिखते हैं। ओके, और ये भी याद रखना है कि दूरी को s द्वारा इंडिकेट करते हैं। और दूरी का SI मात्रक होता क्या है? तो दूरी का SI मात्रक होता है मीटर, और t फॉर टाइम, समय का SI यूनिट होता है सेकंड। तो जहां पे भी चाल आ जाए इसका मात्रक आपको लिखना है मीटर पर सेकंड। फिर उसी तरह से वेग है, आपको पता होना चाहिए दूरी और वेग में फर्क है, सॉरी दूरी और विस्थापन में फर्क है। तो पहले वेग का फॉर्मूला लिखते हैं। वेग जिसको लोग वेलोसिटी कहते हैं, इसको स्पीड कहते हैं, चाल को स्पीड और वेग को वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या हुआ, जैसे कि ये बिंदु है और ये बिंदु है, इसका नाम A, इसका B। तो यहां से यहां तक के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना, सबसे नजदीकी जो होगी, तो यहां से इसको कैसे जाएंगे? ऐसे ही जाएंगे। इससे छोटा कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो A से B तक की जो न्यूनतम दूरी हो गई
तो उसी को हम लोग कहेंगे विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ओके, जैसे कि ये तो समझ गए, ए से बी जाने का सबसे शॉर्टकट यही है, और आप कैसे भी नहीं जा सकते हैं। अगर एज्यूम कीजिए कि जैसे कि एक लड़का ए है, एक लड़का बी है और एक लड़का सी है। ए को सी के पास जाना है, ए को सी के पास जाना है, तो एक लड़का क्या करेगा, तो पहले ए से बी जाएगा, ए सी जाना है, अगर मुझे ए को सी के पास पहुंचाना है तो पहले को क्या किया, ए को बी के साथ गया, पहले ए से बी गया, फिर यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कवर किया प्लस बी सी, तो ए बी और बी सी जो हो गया यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया तो आपका डिस्टेंस, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस। लेकिन विस्थापन की बात करें अगर, तो क्या इससे शॉर्ट नहीं हो सकता कि ये रास्ता जो गया ए से बी, बी से सी, इससे भी शॉर्टकट कोई रास्ता हो सकता है। तो जो होशियार आदमी होगा वो क्या करेगा, आप लोग देखते होंगे गांव में जो खेत होती है, तो जो लोग अड्डे से होके चलते हैं तो उनको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। लेकिन अगर शॉर्टकट जाया जाए डायगोनली, जिसको हम लोग कहते हैं विकर्ण तरफ, तो अगर डायगोनली जाया जाए तो ये सीधा ऐसे इधर जाएगा, तो ये मेरा जो हो गया ये विस्थापन हो गया। ओके, नहीं तो आप ऐसे समझिए ये विस्थापन हो गया। जैसे कि मान लेते हैं ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, 4 मीटर ही मान लीजिए। तो दूरी कितनी हो गई, ए से सी की दूरी कितनी हो गई, पहले 3 चला फिर 4 चला, मतलब कि दूरी जो हो गई ये हुआ 7 मीटर, ये दूरी हो गई, क्या हो गया दूरी। लेकिन विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन आप निकाल सकते हैं, ये समकोण त्रिभुज अगर है तो आप जानते हैं कि इसको हम लोग लंब कहते हैं, लंब को P लिखते हैं, और ये नीचे वाला B होता है, B फॉर आधार, इंग्लिश में बेस कहते हैं। तो अब विस्थापन कैसे निकलेगा, आप लोग समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला भी जानते हैं, कर्व निकालने का, इसी को हम लोग H कहते हैं, H मतलब हाइपोटेन्यूस, इसे कर्व निकालते हैं। H निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा कि p² + b² होता है, p² जोड़ b², ओके, और आप रूट दे सकते हैं। ओके, तो p का वैल्यू कितना था, 3 का स्क्वायर, तो सीधा 9 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9। अब b 4 है ना बेस, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो 16, और 16 9 कितना हो गया 25, और रूट 25 का मान कितना 5। अब आगे देखिए, जो लड़का a से b गया, b से c गया, उसको 7 मीटर चलना पड़ा, और जो डायगोनली गया नहीं, उसको 5 मीटर ही चलना पड़ा। मतलब कि विस्थापन का मान हमेशा दूरी के बराबर भी हो सकता है या हमेशा दूरी से कम होगा, बराबर भी हो सकता है, विस्थापन और दूरी दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केस में, ज्यादातर केस में विस्थापन जो होंगे वो दूरी से हमेशा कम होगा। देख सकते हैं आप, शॉर्टकट के लिए विस्थापन, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन कितना होगा 5 मीटर, लेकिन इसकी दूरी कितनी हो गई 7 मीटर। ठीक है, तो विस्थापन और दूरी में बेसिक सा ये फर्क है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें, आप लोग पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, त्वरण में आ जाइए, सॉरी अभी इसको क्लियर करना। विस्थापन, विस्थापन को हम लोग लिखते क्या है, ये भी अगर कैलकुलेट होगा तो वास्तविक विस्थापन भी एक तरह की दूरी होती है ना, और इसका मात्रक भी वही होगा मीटर पर समय का सेकंड। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, त्वरण का फॉर्मूला सब बच्चों को पता होगा, मुझे तो जहां तक लग रहा है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। त्वरण का परिभाषा ही होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब कि अगर हम 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहे हैं इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, और फाइनली मेरा जो मैक्सिमम स्पीड था वो 25 मीटर पर सेकंड हुआ, तो अंतिम वेग 25 जितना मैक्सिमम है, और जहां से शुरू किए थे उसको घटा देना है। ओके, ये हुआ वेग परिवर्तन की दर, दर मतलब समय से भाग देना है। तो एक्चुअली ये वेग है, और वेग का मात्रक आपको पता है मीटर पर सेकंड, तो चलिए इसका यूनिट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ओके, तो वेग ही है ना ऊपर में, और वेग का मात्रक आप जानते हैं मीटर पर सेकंड होता है, और नीचे भी समय है। देखिए वेग परिवर्तन की दर, वेग का आपका फॉर्मूला यहाँ है मीटर पर सेकंड में यूनिट, और समय सेकंड है, तो ये सेकंड अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा मीटर सेकंड, और सेकंड जब ये गुना हो जाएगा तो हो जाएगा सेकंड स्क्वायर मीटर, या ऐसे लिखा जाएगा, इसको उसके साथ ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये सेकंड स्क्वायर से हो जाएगा। आप इसी को लिख सकते हैं मीटर
सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, ध्यान रखना इनवर्स देना मत भूलिएगा, सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर इनवर्स में आ जाएगा। अब आ जाइए गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे हम लोग जी लिखते हैं, इसको हम लोग जस्ट अभी पढ़ेंगे नहीं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जिसे न्यूटन महोदय ने दिया था। अब ये होता क्या है इसको भी हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए जी का जो फॉर्मूला होता है एफ आर स्क्वायर एफ आर स्क्वायर F इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है। तो अगर हम इससे g को सेपरेट करें तो मास, ठीक है, f r स्क्वायर बटे m1 इनटू m2 होता है। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। तो g का ये फार्मूला बन गया। ऐसे आप अभी जस्ट डिस्कशन करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है, इसमें आप देखिएगा कि f जो होगा इसका फार्मूला होगा g m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ये कैसे आया इसको भी हम लोग डेरिवेट करेंगे, ओके। तो ऐसे इसी से हम लोग जी को सेपरेट कर दिया। एक्चुअल में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप उसमें ये वाला फॉर्मूला आपको मिलेगा, इसी से हम लोग जी को सेपरेट करेंगे। तो जी को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, जी को अगर सेपरेट कीजिएगा तो एफ और आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेट गुना होगा एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। तो सबसे पहले समझना है इसको थोड़ा, यहाँ पे ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा यहाँ पे हॉटेड हो रहा है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा मिटाते हैं, साफ करते हैं बोर्ड को, ठीक है, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। आप लोग पीछे का चीज वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, ओके। हम यहाँ पे थोड़ा जगह लेंगे। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ये आया कैसे, इसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे कैसे आएंगे। देखिए तो हमने बताया जस्ट कि जी जो है इसका फॉर्मूला, जी क्या है पता है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका वैल्यू का कितना होता है वो भी दिखेंगे। तो पहले फॉर्मूला समझते हैं, एफ जी बराबर होता है एफ आर स्क्वायर बटे m1 इनटू m2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एफ क्या है, एफ है फोर्स, फोर्स मतलब बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। तो एफ की जगह पे हम लोग n लिखेंगे, n फॉर न्यूटन। आर क्या है, जैसे कि दो बिंदु है, या ए और बी मान लीजिए, इनके बीच की जो दूरी है ना इसको हम लोग आर द्वारा इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर समझिए दो बिंदु ए और बी, या दो कोई समझिए दो कोई ऑब्जेक्ट है और दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है अपने आप में। दो बिंदु या दो कोई पॉइंट कंसीडर कीजिए, या दो कोई वस्तु कंसीडर कीजिए, एक दूसरे के कुछ दूरी पर है, तो इनका जो द्रव्यमान होगा मान लेते हैं m1, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m2। तो F जो होगा, ये जो F होगा ये समानुपाती होगा m1 गुना m2 के। ये हम नहीं कह रहे, जब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बना था तो उस समय न्यूटन महोदय ने इस कॉन्सेप्ट को बताया था। तो मतलब दो बिंदु के बीच की जो दूरी है वो r है, दोनों का द्रव्यमान एक का m1 लिए और एक का m2 लिए। तो F जो है इनके बीच लगने वाला जो बल है, फोर्स, ये समानुपाती होता है m1 गुना m2, मतलब दोनों वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होगा। इसीलिए यहाँ पे m1 समझिए ये भी द्रव्यमान है और ये भी द्रव्यमान है, ठीक है। तो F का मात्रक न्यूटन, r दूरी है, दूरी को हम लोग मीटर में कैलकुलेट करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब 2 बार, m द्रव्यमान है kg, ये भी द्रव्यमान है m2 kg, kg गुना kg क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात, तो g का फॉर्मूला आपके पास बन के आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और एक चीज, हाँ, g का वैल्यू भी बहुत बार पूछा जाता है, g का वैल्यू, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है इसका मान कितना होता है। बहुत बार आप देख सकते हैं रेलवे के एग्जाम में इस यूनिट को पूछा जाता है, इसके वैल्यू को पूछा जाता है, और इसका जो यूनिट होता है वो थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, किसी में पावर में माइनस दिया जाएगा, किसी में नहीं देगा, किसी में मीटर स्क्वायर ऊपर कर देगा, वैल्यू कभी-कभी सेम ही रख देता है, यूनिट चेंज कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। तो जी का जो वैल्यू होता है वो होता है, लिख दूंगा 6.67 into 10 to the power -11 लेना है, और यूनिट यहाँ से उतार देना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये सारी जितने भी चीजें हैं, जितने भी आप यहाँ पे यूनिट देख रहे हैं, सबको हम लोग
इस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न आते हैं सबको करेंगे। और हाँ, वीडियो छोड़कर आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, ये शायद आज का ये 5वां क्लास है। इस तरह का ज्यादा से ज्यादा आपको 15 पार्ट अगर आप इस तरह के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सेट करते हैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री तो अभी फिलहाल में पढ़ाया नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे आपके प्रीवियस एग्जाम्स जितने भी हुए हैं उसके क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह के सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लाइट आ गई, फैन को हम लोग ऑफ करते हैं क्योंकि आवाज बफरिंग करेगा, ठीक है, क्योंकि आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है साउंड का, तो फैन ऑफ करवा देते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो जी का वैल्यू इतना होता है और उसका यूनिट जरूर याद रखना है। तो हमने जस्ट भी कहा कि इन सब का एप्लीकेशन, ऐसा नहीं समझिए कि ये पढ़ा रहे हैं फालतू का, सबका अपना एप्लीकेशन है, सबका काम अभी करना सीखेंगे हम लोग। अभी तो बस बेसिक बता रहे हैं कि यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, किसका वैल्यू पूछा जाता है आपके पास। तो जल्दी पढ़ते हैं आगे की ओर। तो जी का वैल्यू आपको हमने जस्ट बता दिया कि जी का वैल्यू जो होता है इतना होता है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इसका यूनिट आप जरूर याद रखिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फार्मूला है जी का, ये क्या है, जी का फार्मूला है। ये कहां से आया, तो ये इस फार्मूले से आया। ये क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हम लोग जस्ट पढ़ेंगे, ये कैसे आया इसको हम लोग डेरिवेट भी करेंगे। 2 मिनट का कांसेप्ट है, कैसे डेरिवेशन में ये आया इसको भी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कार्य W, कार्य मतलब W इंडिकेट करते हैं वर्क डन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, विस्थापन। और बल का पता ही आपको, बल को F लिखते हैं, विस्थापन को S लिखते हैं। और हमने जस्ट पिछले क्लास में भी बताया था कि W इक्वल टू होता है F डॉट S। मात्रक अगर बैठा बनाना चाहेगा तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक मीटर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर जो हो गया ये आपका कार्य हो गया। और एक यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। ये भी पूछता है कभी कभी कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन जो होता है वो 1 जूल के बराबर होता है। आप उसको दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि वो पता होना चाहिए कार्य का मात्रक जूल होता है। तो 1 जूल यहाँ इसलिए लिखे क्योंकि कार्य का मात्रक है, बल की जगह पे न्यूटन, विस्थापन की जगह पे मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर जो होता है वो 1 जूल के बराबर होता है, ये भी याद रखना है। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो कार्य का मात्रक सीधा जूल याद रख लीजिए। 1 जूल कितने न्यूटन मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम लोग स्मॉल जी लिखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम लोग स्मॉल जी लिखते हैं। तो चलो गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, गुरुत्वीय त्वरण जिसे जी लिखते हैं। और इसका जो मात्रक होता है हमने जस्ट बताया, जो मात्रक त्वरण का होता है वही मात्रक गुरुत्वीय त्वरण का होता है। अंतर दोनों में क्या है कि जैसे किसी वस्तु को ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो पृथ्वी है ना अपने आकर्षण बल के द्वारा, एक आकर्षण बल के द्वारा उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है, किसके अधीन, गुरुत्वीय बल के अधीन, है ना। तो उसमें जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा उसका मान आपको याद रखना है, मान याद रखना है। उसका पहले यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक था, त्वरण का भी तो मात्रक यही होता है, त्वरण मतलब a। आपने देखा होगा जस्ट अभी हमने बताया ना, त्वरण का मात्रक क्या आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका वैल्यू याद रखना है आपको कि g का मान जो होता है जिसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका जो वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि कहीं पे इसको अप्रॉक्स टाइम भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुरुत्वीय त्वरण भी हो गया, अभी कुछ और भी यूनिट्स बचे हैं, इसको भी हम लोग जल्दी से देखते हैं। और जिसका यहाँ पे यूज नहीं है उसे हम इरेज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शक्ति, ये तो हमने बता चुका है कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, कैसे आया इसका वैल्यू, ये भी हम लोग किसी दिन आपको बताएंगे कि एक प्रकाश वर्ष का जो वैल्यू है 9.46 into 10 to the power 12 किलोमीटर, ये कैसे आया। अगर समय मिलेगा तो आज इसको डिस्कशन करेंगे, एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू इतना कैसे आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब शक्ति, शक्ति बराबर आपको पता ही होगा, शक्ति बराबर अपने पिछले क्लास में भी पढ़ा, कार्य बटे समय होता है। कार्य मतलब W, इसे W द्वारा इंडिकेट करते हैं, समय को T द्वारा इंडिकेट करते हैं। ओके, और इसीलिए अगर मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड। ओके,
तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो अगर हम 1 जूल पर सेकेंड दें और पूछे ये कितने वाट के बराबर होगा या किसके बराबर होगा, ये समझे ना कि कार्य को W इंडिकेट करते हैं, इसका मात्रक जूल होता है, समय को हम लोग T इंडिकेट करते हैं, इसका मात्रक सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड हुआ कि नहीं हुआ। अब पूछेगा कि 1 जूल पर सेकंड इक्वल टू व्हाट, और 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो ध्यान रखना है कि जूल पर सेकंड जो होता है, जैसे हम लोग जूल को कार्य समझ लीजिए और समय को सेकंड समझ लीजिए, ये शक्ति से बना है, शक्ति से व्युत्पन्न है, इसीलिए यहाँ पे शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। W लिखेंगे कुछ नहीं होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि 1 वाट इक्वल टू वाट। आपको ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा जूल गुना सेकंड, सेकंड बटे जूल, है ना। इस तरह से आपको इनमें से कोई नहीं दिया जाएगा, ये दोनों दिया जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है कि जो भी यूनिट यहाँ लिख रहे हैं वो किससे बना है, सबसे पहले उस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमने बार-बार हम जो भी चीज जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हम सर्कल करके लिख रहे हैं। आपको भी अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में इन सब चीजों को उतारना है और वीडियो को सेव करके रख सकते हैं आप, जब जरूरत पड़े तब इस वीडियो को देखकर आप लाभ ले सकते हैं। आगे, उपभोग की गई शक्ति, ये पिछले क्लास में भी हमने बताया है कि उपभोग की गई ऊर्जा जो होती है ये शक्ति गुना समय के बराबर होती है। तो शक्ति, शक्ति मतलब पावर, अभी हमने देखा कि शक्ति का मात्रक वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये वाट है मात्रक, WATT वाट। तो शक्ति गुना समय, तो शक्ति का मात्रक वाट लिख सकते हैं और समय का मात्रक सेकंड लिख सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे वाट सेकंड आया कि नहीं आया, वाट सेकंड आ गया यहाँ पे। तो उपभोग की गई ऊर्जा जो होती है ये 1 वाट सेकंड के बराबर होती है। और आपको याद रखना है मात्रक नहीं चाहिए, ऊर्जा है ना, उपभोग की गई ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है, इसीलिए ऊर्जा का मात्रक यहाँ पे जूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जूल। जूल कुछ लिखते हैं, कुछ नहीं तो वन लगा सकते हैं। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है कि 1 जूल बराबर डैश, 4 ऑप्शन रहेंगे, वाट बटे सेकंड, वाट माइनस सेकंड, वाट प्लस सेकंड, है ना, या इनमें से कोई। तो 1 जूल जो होते हैं 1 वाट गुना 1 सेकंड के बराबर होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंग की चाल, तरंग की चाल, किसका जरूरत यहाँ पे नहीं है उसको सबसे पहले मिटाते हैं। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना है आप लोगों को। हम लोग आते हैं तरंग की चाल में, तरंग की चाल स्पेशली ये तरंग की जो चाल है आप यहाँ पे लिख सकते हैं आवृत्ति, ये साउंड वाले चैप्टर से रिलेटेड है, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, FREQUENC फ्रीक्वेंसी, और तरंग दैर्घ्य को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ। आइए मात्रक में आते हैं। तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज को HZ द्वारा सूचित करते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। हम लोग साउंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जस्ट जितना जरूरत है जरूर बताएंगे आपको। और शॉर्टकट स्टडी मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अभी के समय में अब हर चैप्टर को बारी बारी से पढ़ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उसमें बहुत सारा वो लेंदी लगता है, उतना आपको जरूरत नहीं है। और ऐसा इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि अगर आप 1 बाय 1 हर टॉपिक को पढ़ते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, तो आपको बहुत समय लग जाएगा और एग्जाम आपके नजदीक है। और एक चीज कि जिन सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन के बाद पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा, रेलवे का फॉर्म पिछले साल ही फिलअप कराया गया है, तो मैं बता दूं कि इसके लिए अभी तो फिलहाल कोई गाइडलाइंस आया नहीं है। और शायद रेलवे में जो भी एजेंसी एग्जाम लेती है वो गठित कर दी गई है और जल्दी से जल्द एग्जाम का डेट भी आपके सामने आएगा। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? अगर रेलवे का एग्जाम अभी नहीं हो या कोई सूचना आपको ना मिले तो क्या पढ़ाई करना छोड़ दें? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सफलता जो है वो एक दिन में तो मिलती नहीं है, लेकिन हाँ अगर लगातार प्रयास किया जाए तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए आपको अपना कर्तव्य निभाना है, स्टूडेंट होने का जो फर्ज है वो आपको निभाना है, आपको रोज स्टडी करनी है, ठीक है। जो भी मटेरियल्स आपको जरूरत होगा तो हम जरूर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम भी उसी सेक्टर से हैं जिस सेक्टर से आप लोग हैं। हम भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन आज भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, तो जितना सहायता हमसे बन सकता है हम आपको जरूर देंगे। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने बताया कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ये याद रखना है आपको।
और तरंग है जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं, इसे लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं। ये लैम्डा है, वेवलेंथ क्या है, इसे लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं, ध्यान रखना है आपको। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते क्या है, ध्यान रखने वाली बात। मात्रक को हमने हर्ट्ज लिख दिया, फ्रीक्वेंसी को जनरली अलग अलग बुक में अलग अलग चीज लिखा जाता है। तो अब फ्रीक्वेंसी को अगर हम एन लिखते हैं और वेवलेंथ को लैम्डा लिखते हैं और चाल को v लिखते हैं, तो आपका फॉर्मूला बन गया v बराबर n गुना लैम्डा। आपको यूनिट पे गौर करना है कि चाल को v, फ्रीक्वेंसी को n द्वारा इंडिकेट कर रहा है, और वेवलेंथ जो है जिसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। ओके, तो अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे भी निम्नलिखित क्वेश्चंस 1 मार्क्स पे आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए मात्रक क्या है हम लोग ध्यान देना भाई। आवृत्ति जो होती है ना, और तरंग दैर्घ्य जो होता है, ध्यान देना। आवृत्ति का मात्रक हमने लिख दिया हर्ट्ज होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। और वेवलेंथ जो है ना, एक तरह की ये दूरी होती है। हम अभी जस्ट पढ़ेंगे सरल लोलक, आपको इसमें तीनों चीज हम कंप्लीट कर देंगे कि तरंग दैर्घ्य क्या है ना, समय क्या होता है जिसे हम लोग आवर्तकाल कहते हैं, आवृत्ति क्या है ना, सरल लोलक पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम में, ठीक है, कि बॉब को धागे के सहारे जब लटकाया जाता है तो उसमें किस किस तरह का चेंजिंग आता है। ओके, तो इसको जस्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे लैम्डा पे। लैम्डा तरंग दैर्घ्य है और इसका मात्रक जो होता है ये मीटर होता है, ध्यान रखना। तरंग दैर्घ्य लैम्डा, इसका मात्रक मीटर होता है। और ये तो हो गया आपका, ये सब चीज खत्म हो गया है, ये भी खत्म, ये भी खत्म। हाँ, तो ये सब चीज खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं आवर्तकाल पे। आवर्तकाल जस्ट हमने बताया कि आवर्तकाल जो होता है ये एक्चुअल में समय होता है। जैसे कि एक कोई मान सकते हैं आप कि कोई सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पे बॉब लटका हुआ है, ठीक है, और ये घूम रहा है, मतलब इस बॉब को उठा के यहाँ ले गए और छोड़ दिए, तो आपको पता होगा कि ये हमेशा इस तरह से, ठीक है, जैसे कि ये मान लेते हैं बॉब है और इसको यहाँ तक लाके छोड़ दिया जाए, तो ये बार बार इस पोजीशन को रिपीट करेगा नहीं, इस तरह का सिचुएशन आएगा। आप अपने वॉच में भी देख सकते हैं, घड़ी में जो पेंडुलम होती है, पेंडुलम वाली घड़ी, तो आप देखते होंगे कि ये बॉब हमेशा ऐसे ऐसे घूमती रहती है। तो ये मीन पोजीशन कहलाता है। इसको हम लोग अगले क्लास में फाइनल डिस्कशन करेंगे, अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग जल्दी से पहले इसको कंप्लीट करते हैं और शॉर्टकट में आपको ये बताते हैं कि ये बॉब है, ये मीन पोजीशन ये है, ये मीन पोजीशन हो गया सेंटर, और जितनी दूरी जाए इधर और इतनी दूरी इधर भी कैलकुलेट करेगी, ठीक है। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन हमेशा ये जाएगी और फिर उस पोजीशन को वापस रिगेन करेगी, उस स्थान से जाएगी वापस जाएगी आएगी, ठीक है। तो इसमें तीन चीज पढ़ना है कि जैसे कि यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगा, मतलब कि एक दोलन कब कंप्लीट होगा, जब कोई दोलन करती हुई वस्तु है ना अपनी माध्य स्थिति से जितनी अधिकतम दूरी तक जाती है, अगर ये इतनी अधिकतम दूरी इधर गई तो इतनी अधिकतम दूरी इधर भी जाएगी, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो पूरा कंप्लीट रोटेशन हुआ, इसको कहते हैं एक दोलन पूरा हो जाना। और एक दोलन पूरा होने में जितना भी समय लगे, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, वो उसका आवर्तकाल कहलाएगा। फिर से सुनिए कि एक दोलन पूरा करने में, दोलन करती हुई वस्तु एक दोलन पूरा करने में उसको जितना भी समय लगेगा, उसको हम लोग कहेंगे आवर्तकाल, समय, एक तरह का समय है। तो आवर्तकाल जो होता है ये एक्चुअल में टी होता है, टाइम, और समय का मात्रक सेकंड होता है। ओके, ध्वनि की तीव्रता का मापन सबको पता होगा कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, उसकी उसका जो मात्रक होता है, ठीक है, उसको हम लोग डेसिबल में, डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता को किसमें मेंशन करते हैं, डेसिबल में, ठीक है। तो अब हम लोग, समय थोड़ा कम है इसीलिए अब अगले क्लास में आपको गुरुत्वाकर्षण का शास्त्रीय नियम पढ़ाएंगे, सरल लोलक क्या है, इससे रिलेटेड कितने तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसको भी हम लोग देखेंगे। और हाँ, शायद यहाँ पे 3 यूनिट बचा हुआ था, इसको हम लोग जल्दी से लिख देते हैं। ज्योति तीव्रता 3 हुआ था, 4 हुआ था, 5 में लिखिए आप, 1 2 3 4 5 लिखिए ज्योति तीव्रता। फिर लिख सकते हैं आप पदार्थ का परिमाण, और
समय, समय लिखें? नहीं, समय नहीं लिखें, समय तो छोटी है। समय, समय का तो पता ही होगा, सेकेंड। पदार्थ का परिमाण का होता है मूल। पहले आपको याद रखना कि पहले जो बेसिक क्या कहते हैं जो राशियां थी वो 6 थी, और उसके बाद लास्ट अंतिम 7वां जो था वो पदार्थ का परिमाण था, ठीक है। तो अंतिम में इसको जोड़ा गया था, इसका मान होता है मूल, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो भी टॉपिक छूटा हुआ है इसको अगले वीडियो में हम अपलोड कर सकें, ठीक है। थैंक यू। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। और 3-4 दिन के बाद हम इस बेसिक क्लास से थोड़ा हट के हम क्वेश्चंस बैंक्स पे आएंगे। प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम उसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे, तब आपको लगेगा कि वाओ फिजिक्स कितना आसान है, केमिस्ट्री कितना आसान है। तो आप इस बेसिक्स क्लास को छोड़िए नहीं, इसको बार बार देखिए, और ज्यादा अगर साउंड में कोई प्रॉब्लम हो सुनने में तो आप अपना ईयरफोन लगा के आप इसको वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर, ठीक है, बाय, अगले मिलते हैं वीडियो में।